हेलो, सभी को फिर से मेरा नमस्कार। और पार्ट 2 काइनेमेटिक्स है ना, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यूज इन काइनेमेटिक्स के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पार्ट 2 को। ठीक है, तो हम पहले ही बोल चुके थे कि वो वीडियो लंबा हो रहा है तो अपन इसको 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वीडियो 1 को छोड़ा है। ठीक है, तो वीडियो 1 यहाँ तक हो गया था। ठीक है, तो वेलोसिटी एंड देयर टाइप्स। तो वेलोसिटी के 2 टाइप्स होते हैं। एवरेज कैसे निकलता है, कुछ नहीं करना है, एवरेज एवरेज कुछ नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट निकालो आप तो डायरेक्ट, है ना। हो सकता है कि टोटल डिस्प्लेस सम करके निकालना पड़े, या हो सकता है चेंजेस से काम चल जाए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालो आप तो उसमें टाइम लगा दो। दिस इज कॉल्ड एवरेज। और एवरी पॉइंट पर अगर हमारा क्या बदल रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वहां पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक टाइम पर, देखो लिखा हुआ मैंने टी इक्वल टू टी। एवरेज का मतलब होता है कि टी इक्वल टू 0 से, है ना, टू टी इक्वल टू टी तक, ये मतलब होता है इसका, है ना। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है कि उधर सफिक्स में हम नीचे जब लिखते हैं नीचे की साइड तो लंबा सा लगता है, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ये बात जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मैं ग्राफिकल एनालिसिस, जब मैं ग्राफिकल वीडियो बनाऊंगा, एक अलग वीडियो है ग्राफ का पूरा, ठीक है ना, इसमें एक्स टी ग्राफ, आर टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, है ना, उनको कन्वर्ट करना, ये सब सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना बेटा। तो ध्यान रखना है ना, जल्द ये मत सोचना कि यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया है। तो वेलोसिटी एंड देयर टाइप्स, तो एक चीज मैं जरूर यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप चाहो तो ध्यान से देखना, जो आपको ग्राफ में हेल्प करेगा। तो v इक्वल टू क्या है ना, डी आर वाई डी टी। ठीक है, यही है ना इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, अब आपको सब समझ में आ रहा हो कि बेसिक क्यों पढ़ाया। और आर क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये मॉड लगा के थोड़ा सा टफ नहीं लग रहा, तो इसको इजीली ऐसे लिख देते हैं हमें ना, भाड़ में जाने दो, ऐसे लिख देते हैं, है ना। कहीं को मॉड फोड़ लगाओ, मजा नहीं आ रहा है वो, और इसको इस तरीके से लिख। क्लियर है ना। तो ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो घबराना नहीं। इसको ऐसा क्यों लिखा रहा हूं, ऐसा इसलिए लिखा रहा हूं कि पता लगे आपको पता ही नहीं है कि ये चीज ये है, और वहां ऐसे ही लिख के आ गया और आप उसको कुछ अलग समझ बैठे और डर के भाग गए। डर के भागा, क्वेश्चन छोड़ा है, नुकसान हो गया। ठीक है ना, इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। इसका एक एग्जाम्पल यहां मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, और भी चीजें यहां से बताऊंगा, पहले के एग्जाम्पल कर लेते हैं। किसी ने कहा इफ आर इक्वल टू 3t³ माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 मीटर। आप देख रहे हो आर इस तरीके से वेरी कर रहा है। देन फाइंड v एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देख रहे हो प्रॉपर टाइम पर पूछ रहा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। और वो इंटरवल के बारे में पूछता, अगर वो इंटरटन के बारे मतलब इंटरवल के बारे में पूछता, तो फिर हम क्या करते, प्रॉपर क्या करते, एवरेज निकालते हैं। ठीक है ना। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, v इक्वल टू डी वाई डी टी, और r क्या है हमारा 3t³ माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आपको सिखाया गया है, अब बताने की जरूरत नहीं। 3 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, टी क्यू का क्या हो जाएगा बेटा 3t स्क्वायर, 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा। इसलिए बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है डियर, यहाँ स्पीड बनती है उससे। और वो हम उन्हीं क्लासों को क्या कर देते हैं, बोरिंग समझ के छोड़ देते हैं, ये रीजन है। ठीक है, मैंने डाला, उस पर बहुत कम व्यू आए, तो ये मतलब है ही नहीं इंटरेस्ट। तो ये तुम्हारा दिक्कत है नीट वाले बच्चों का। टी का 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू 3 3 जा 90 स्क्वायर, 2 2 जा 40 और 5। तो आप देख रहे हो, एक चीज ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। r क्यूबिक है तो v कैसा आया है, स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक। अगर r क्वाड्रेटिक होता तो v कैसा बनता, लीनियर। और r लीनियर होता तो v कैसा बनता, कांस्टेंट। ये सब चीजें आपके काम आएंगी ग्राफ में, ध्यान रखना। एक पावर कम होके आ रहा है, ध्यान से देखना। तो v किस पर, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, और t इक्वल टू 2 सेकेंड जब हम लिखेंगे तो 9 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2
प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 4, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 प्लस 5, तो 8 में से 5 गया तो -3 और 36 में से 3 गया तो 33 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस टाइम पर ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड 33 मीटर पर सेकेंड है। ठीक सर, तो एक टाइप से ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो आपको एक तरीके से इस तरीके से क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है सर। दूसरा इस फॉर्मूले की खास बात क्या है, जो dr बाई dt है मैंने आपको बताया था स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है ना, टेंजेंट के स्लोप को। तो डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या था, है ना, कि डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट टेंजेंट ऑफ स्लोप, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टेन थीटा, याद है m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू dy बाई dx किया था। तो dy बाई dx किसका फंक्शन था, y और x का। यहां देखो क्या है, dr बाई dt, r और t, r क्या है पोजीशन और t क्या है टाइम, तो पोजीशन और टाइम ग्राफ, तो v यानी, अरे यार थोड़ा सा, चलो यहां कर देता हूं ना, तो v dr बाई dt एक्चुअली में है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ आरटी ग्राफ। आरटी ग्राफ मतलब, आरटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो ये दूसरा तरीका है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ध्यान से देखना, ये मान लो r है, ये मान लो t है, ये मान लो t है, और ये मान लो आरटी ग्राफ, अरे अरे क्या उठ गया भाई, ये ग्राफ, और ये, अरे भाई यार ये दूसरा, ठीक है। इसका एंगल मान लो 30 डिग्री है और इसका एंगल मान लो 60 डिग्री है। अब तुम कहो कि इस ग्राफ में टेंजेंट खींचो, स्लोप खींचो, तो स्लोप तो यही आएगा सेम, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये v1 है मान लो, और ये v2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सही बात है। तो v1 इक्वल टू कितना है 1030, और 1030 कितना हो गया 1/√3, और v2 इक्वल टू कितना है 1060, और 1060 कितना हो गया √3, 1060 कितना हो गया √3, 1060 कितना हो गया √3। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये दूसरा तरीका है इसको देखने का। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो कितना डीपली पूछा। ये तो मैं आपको ओनली एक सिंपल से क्वेश्चन से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दूसरे तरीके से वो स्लोप से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तरीका वो डिफरेंशिएशन करवा सकता है, दूसरा तरीका वो स्लोप से रिलेटेड चीजें बात कर सकता है। आ गया समझ के नहीं आया, क्लियर। अब ग्राफ अगर कैसा होता, पैराबोलिक टाइप का होता, तो हम हर एक पॉइंट पे टेंजेंट खींच के बातें कर रहे होते। अभी खुद ही स्ट्रेट लाइन है तो उसका क्या टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट ही को बता रहा होगा। आ रहा है समझ के नहीं आया, एनी डाउट हियर। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल है ना, और उसमें 10 लगा दो तो क्या होगा स्लोप, तो वो v1, तो dr बाई dt को बता रहा है। एक्स बिल्कुल समझ में आ रहा है। थर्ड क्या है, थर्ड ये क्या बताएगा, थर्ड तो फर्स्ट समझ में आ गया, थर्ड सेकंड समझ में आ गया, थर्ड क्या है, कौन सा कलर रह गया है, यही रह गया। थर्ड देखो, थर्ड तरीका क्या है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं dr v dt, बिल्कुल सर। क्या मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकता हूं, बिल्कुल dr v dt, ठीक है। तो आपको पता है कि t इक्वल टू 0 पर हो सकता है उसकी पोजीशन इनिशियल हो, t इक्वल टू t पर उसकी पोजीशन फाइनल होगी। तो आप क्या देख पा रहे हो, ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया। dr का इंटीग्रेशन क्या होता है r, और फिर लिमिट रखोगे तो rf माइनस r आए, डेल r बनेगा कि नहीं बनेगा, डेल r। और ये कौन है, ये आप अच्छे से जानती हो। या तो यहाँ क्या कर सकता है वो इंटीग्रेशन करा सकता है, या फिर आपको पता ही है क्या है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम। यानी यहां से अगर हम एरिया की बात करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा,
यानी वीटी ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को। और अगर वी फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर इसको यूज करवाएगा तो वी किसके फॉर्म में देगा? फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आर फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में दिया है, वैसे भी फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में देगा और फिर पोजीशन पूछेगा। तो यहां से दो टाइप के क्वेश्चन जनरेट होंगे, एक तो इंटीग्रेशन के द्वारा और एक एरिया अंडर द कर्व के द्वारा। आगे आएंगे जी, मैं पहले क्यों बता रहा हूं, इससे आप माइंड को यहां बना के रखें कि हाँ यार इससे हमें ये यहां तक जाना है, हमें इंटीग्रेशन अच्छे से सीखना है, तभी आगे जाके काम आएगा। हमें एरिया निकालना आना चाहिए कर्व के अंदर का, तभी आगे जाके काम आएगा, ठीक है ना। और इस एरिया को अगर हम विद साइन लेते हैं, यानी नीचे वाले एरिया को नेगेटिव, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव, तो ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा रेक्टिलिनियर मोशन में। और अगर हम क्या करेंगे, साइन विदाउट साइन लेंगे, सबको ऐड करेंगे हर एरिया को, तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यही चीज मैं लिखूंगा वहां पर, टेंशन मत लीजिए, लेकिन वहां पर इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। तो यहीं पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो चीज है, ये जो लिखा हुआ है, वो किस किस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन लाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा डियर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख पा रहे हो कि कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूं आपके लिए, तो उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना, थोड़ा इसको सेव कर दूं बेटा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 अलोंग स्ट्रेट पाथ, मूव्स 25 मीटर स्ट्रेट, देन स्टॉप, ओके, then turns around and move 10 meter back, finally stop 15 meter from the start point. Total time of motion is 10 seconds. What is average speed and average velocity? Average speed and average velocity के बारे में बात करना है। तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से करते हैं, है ना, ध्यान से देखना है ना, दोनों चीजें एक साथ क्लियर होंगी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। तो x इक्वल टू 0 कहां होता है बेटा? ये रहा x इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया बेटा? इनिशियल। इनिशियल लिख दूं आई से समझ जाया करना अब तो, इनिशियल, ओके। अलोंग स्ट्रेट पाथ मूव्स 25 मीटर स्ट्रेट, तो 25 मीटर गया होगा स्ट्रेट, और यहां हो गया स्टॉप। क्या ये फाइनल है? नहीं, ये अगला एक पॉइंट है जिसका नाम मैं दे देता हूं ए, ठीक है, इनिशियल को ओ नाम दे देता हूं, ठीक है, अभी फाइनल नहीं आया है। फिर कह रहा है कि देन टर्न्स अराउंड एंड मूव्स 10 मीटर बैक, ये यहीं टर्न हो गया ऐसे, तो लेकिन मैं नीचे दिखाऊंगा, है ना, समझना ध्यान से, इसको कनेक्ट मत करना, यहीं से टर्न हुआ है कितना, देन टर्न्स अराउंड एंड मूव्स 10 मीटर बैक, 10 मीटर बैक आया यहां से, ओके। क्या ये फाइनल पॉइंट है? नहीं, ये बी नाम दे दिया। फाइनली स्टॉप 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, फाइनली स्टॉप 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 सेकेंड। अच्छा, यही एंड मूव्स 10 मीटर बैक, 10 मीटर बैक पीछे आया, तो ये तो ऑटोमेटिकली 15 मीटर स्टॉप हो रहा है, तो इसमें क्या बताने की जरूरत है, फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो यही लास्ट पॉइंट हो गया एक्चुअली में, यही एक्चुअली में क्या हो गया, फाइनल पॉइंट, तो इसे फाइनल पॉइंट कहेंगे। ये लाइन फालतू की लिखी है इसने, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, वो 15 मीटर पे स्टॉप वैसे हो रहा है ना, तो स्टॉप इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे रुकना है आपको, है ना, चलो ऐसा हो सकता है, क्लियर। टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 सेकेंड, यानी यहाँ t इक्वल टू 0 था और यहाँ पर t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक सर, टोटल टाइम दे रखा है। एवरेज स्पीड निकालते हैं और एवरेज वेलोसिटी, तो v एवरेज, तो v एवरेज का मतलब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपको बताओ, याद करो, टोटल डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ, तो एक्चुअल पाथ तो ऐसे गया है और फिर ऐसे आया, तो 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 अपॉन टोटल टाइम, तो उसने खुद बता के रखा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो जो हो गया 35 अपॉन 10, यानी 3.5 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं किस पर, एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम,
टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात चल जाएगी यहाँ, अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। घबराना बिल्कुल नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट पे जाए, पहले क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल को फाइनल से कनेक्ट कर दो, तो ये फाइनल एक्चुअली में कहाँ है, यही तो, ये फाइनल, ये पॉइंट एक्चुअली यही तो लौटा है, ऐसे तो बनाया मैंने अलग है। तो ये जो ये यहां से यहां, दिस इज अ फाइनल, तो दिस लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो ये कितना है, ये बोलिए कितना है, 15 मीटर। और डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस प्लस एक्स, क्योंकि ये प्लस एक्स इधर ही तो होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट 15, और टाइम कितना लिया इतने चलने में, 10 सेकंड ही लिया है, तो 1.5। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो प्लस एक्स डायरेक्शन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो ये आगे देखो आंसर, दोनों आंसर 3.5 1.5। तो अब थोड़ा सा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अगला है, आप इन क्वेश्चनों को करना यार, है ना। ये देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कराऊंगा मैं भी, थोड़ा एक चीज पढ़ा दूं पहले आपको, डिस्प्लेसमेंट वापस आऊंगा मैं, ठीक है। ये भी कराऊंगा एक क्वेश्चन, ये अच्छा है ना। तो क्वेश्चन इसमें मैंने दे रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो पहले अपन ये वाला एक टॉपिक पढ़ लें, है ना। क्वेश्चन तो अपन कर ही लेंगे अभी, ठीक है। क्या होता है, क्वेश्चन का वीडियो अलग से ही बना सकते हैं अपन, है ना। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि पूरी थ्योरी कवर हो जाए, फिर से लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। तो वो तो अपन करेंगे करेंगे क्वेश्चन तो, है ना। तो न्यूमेरिकल के नाम से एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अपन ये सोच रहे हैं 1 घंटे में सारा कवर हो जाए, है ना, इसलिए। एक्सेलरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब चक्कर क्या चल रहा है, अब हमने ये भी देख लिया कि भैया किस रेट से वो पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस रेट से वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखें, यहां समझने की कोशिश करें। वेलोसिटी, कितने केस पॉसिबल है, ध्यान से देखना। वेलोसिटी, वी वेक्टर। अब वेलोसिटी के अंदर कौन कौन से केस बन सकते हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, है ना। अच्छा मैं बताना क्या चाह रहा हूं ये तो समझो, ठीक है। एक मिनट, मैं बताना क्या चाह रहा हूं ये समझो। अब आपको क्या पता है, सर मुझे पता है वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, बिल्कुल, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइप्स हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइप्स हो सकता है, 3 टाइप्स। फर्स्ट, चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, है ना, यानी डायरेक्शन कांस्टेंट। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस हो सकता है चेंज इन डायरेक्शन ओनली, चेंज इन डायरेक्शन ओनली, वेरी गुड, ये भी हो सकता है सर। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिल्कुल। तो सर ये 3 केस पॉसिबल हैं, इसलिए इनमें से कुछ भी अगर होता है, चाहिए तो उसी के हिसाब से एक्सेलरेशन आएगा। अब एक एक करके समझते हैं। मैग्नीट्यूड कब चेंज होगा, ठीक है, इन रेक्टिलिनियर मोशन, इन रेक्टिलिनियर मोशन में ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ध्यान रखना। क्योंकि या तो देखो, या तो ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, या ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, या ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, या ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, या ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, लेकिन होगा तो क्या, ओनली डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बट कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही चल रहा है तो डायरेक्शन तो क्या रहेगी, सेम। तो रेक्टिलिनियर मोशन ही एक एग्जांपल है जिसमें इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक सर।
यानी मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ध्यान से देखें, मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, और मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो जब आपका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा होगा तो तब हम वर्ड यूज करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आ रहा है? और मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा तो डिसलेरेटेड मोशन, डिसलेरेटेड मोशन, डिसलेरेटेड मोशन। समझ आया? ठीक है। तो इसलिए आप कहते हो कि जो एक्सेलरेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है, तो वो दिमागी मन लगाओ टाइप्स में। हमें पता है मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेटेड कहलाएगा, और मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा तो डिसलेरेटेड कहलाएगा, डिसलेरेटेड कहलाएगा। ठीक है, तो आप फीलिंग को अच्छे से समझे, कब एक्सेलरेटेड बोलना है, कब डिसलेरेटेड बोलना है। आ गया समझ? ओके सर, आ गया समझ। मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज होने का सेंस क्या है, दिमाग से सोचना। अगर आपकी कार है, अभी वो मान लो कितने से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है मान लो, और आपका मन हो गया कि नहीं यार मजे लेते हैं और कार को और तेज बढ़ाते हैं, तो आपने इसे कर दिया 120 किलोमीटर पर आवर से। तो इसके लिए आपने क्या किया होगा, एक्सेलरेट किया होगा। एक्सेलरेट यानी आपने एक्सेलरेट मतलब एक क्या कहते हैं, पेडल होता है जिससे गाड़ी एक्सेलरेट होती है, उसको आपने पुश किया होगा। तो इसलिए इस सिचुएशन को नाम दिया गया एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अब दिमाग से देखना, दिमाग से अगर मैं आपसे कहूं चेंज इन वेलोसिटी आप बताइए, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बताइए, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा वी वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। v2 कितना है 120 आई कैप इसी डायरेक्शन में, माइनस 80 आई कैप, तो डेल्टा v क्या निकल के आया बेटा 40 आई कैप। यानी आपका वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, आई कैप डायरेक्शन में। इसलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहा, आई कैप। तो एक्सेलरेशन भी किधर जाएगा, तो एक्सेलरेशन किधर जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। मान लो ये इतना आपने कितने समय में किया, ये काम मान लो आपने कितने टाइम में किया, मान लिया ये काम आपने किया 10 सेकंड में। कितने टाइम में किया, 10 सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा 40 आई कैप अपॉन 10 सेकंड, 10 4 जा 40, यानी एक्सेलरेशन 4 आई कैप, 4 आई कैप। अब इसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे, मान लो आपकी कार केस फर्स्ट हो गया, दिस इज अ केस फर्स्ट, दिस इज अ केस फर्स्ट। केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड। मान लो आपकी जो कार है, ठीक है, 120 से चल रही थी, 120 से चल रही थी, और आपने क्या किया, उससे कितने पर ले आए, चल तो इधर ही रही थी अभी, 80 पर ले आए। किस पे ले आए, 80 पे। तो और कितने टाइम में ले आए, 10 सेकंड में ले आए। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिसलेरेटेड, डिसलेरेटेड मोशन, डिसलेरेटेड मोशन। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपसे कहूं चेंज निकालो तो आप क्या करोगे बेटा, सिंपल सर आपने ऐसे सिखाया है, v2 माइनस v1। v2 कितना है सर 80 आई कैप, और v1 कितना है 120 आई कैप, तो कितना चेंज आया माइनस 40 आई कैप। तो यानी क्या आया 40 माइनस आई कैप। तो एक्सेलरेशन किधर आएगा सर, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, ऐसे ऐसे। आ गया समझ, आ गया समझ। तो क्या दिख रहा है, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, ना कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में, चेंज की डायरेक्शन में होगा। ध्यान रखना, किसकी डायरेक्शन में, चेंज की डायरेक्शन में। तो यहां पे एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे सर, यहां पे एक्सेलरेशन हो गया माइनस 40 आई अपॉन 10, यानी माइनस 4 आई, यानी एक्सेलरेशन। मैथ वही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है।
तो ध्यान रखना, यहां देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी, ऐसा यूनिट मीटर सेकंड माइनस टू, क्यों? क्योंकि इसकी मीटर पर सेकंड, इसकी सेकंड, तो सेकंड माइनस टू हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज अलोंग विथ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर देखो इधर कहां जा रहा था, माइनस में, इधर कहां जा रहा था, प्लस में। आगे समझ? तो ये दो चीजें समझाने की कोशिश की है। तो डिसलेटेड मोशन कब बोलोगे, एक्सेलरेटेड मोशन कब बोलोगे, समझ में आया? अब चेंज इन डायरेक्शन ओनली, इसको यहां लेते हैं अगले पेज में, 30 सेकेंड, है ना? चेंज इन डायरेक्शन इसमें लेते हैं। तो मैं ये सोच रहा था इस वीडियो में हम थ्योरी को थोड़ा सा कवर कर लें। थ्योरी जैसे ही कवर हो जाएगी तो क्या हम एक चीज से फ्री हो जाएंगे कि हाँ हमें कॉन्सेप्ट सारे आने लगे। अब न्यूमेरिकल्स तो सब बेटा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेवल्स में होते हैं, जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, बहुत से लोग उसे मतलब ब्लैक लेवल, है ना, कि ब्लैक बुक के नाम से दे देते हैं, ठीक है ना। कोई कोई इसे रेड लेवल दे दिया, रेड बुक बोल दी, कोई कोई व्हाइट बुक दे रहा है, ठीक है, बेसिक लेवल को। तो इस तरीके से करते रहते हैं टीचर्स, है ना, आपके लिए मतलब योगदान दे रहे हैं अपनी नॉलेज का, ठीक है। तो उसमें मैं भी आपके साथ मतलब उनके साथ ही हूँ, ठीक है, सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिसका आपको समझ में आए वैसे पढ़ें। अभी हम क्या पढ़ने वाले, केस सेकंड, ध्यान से देखें। केस सेकंड क्या था? केस सेकंड ओनली डायरेक्शन चेंज, ओनली डायरेक्शन चेंज, यानी दैट इज मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन में हो सकता है डायरेक्शन चेंज? नहीं। तो ये कहां होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये चीज कहां मिलेगी आपको? ये चीज कहां मिलेगी? ये चीज मिलेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी आपके फिजिक्स में ये कहां आएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम के टॉपिक में आएगा, है ना। तो ये पता रहेगा आपको, तो आराम से इजीली जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा तुरंत पकड़ोगे उसे, है ना। तो आपके जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, दनादन लगे हो, टेस्ट सीरीज में माइनस में आ रहे हैं, रट रुटू के जा रहे हो, ठीक है, बुकलेट यादें कर रहे हो भी, मतलब ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, चाहे किसी से भी समझो। अगर वो उसमें कॉन्फिडेंट हो तो कोई भी क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि मान लो ये एक प्लेन है, मान लो एक प्लेन है, ठीक है, और ये प्लेन है, इस पर कोई मोशन इस तरीके से हो रहा है, इसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है। तो यही बोर्ड है, तो इस पे इस तरीके से मैं हॉरिजॉन्टल मान के चला हूं, ये ऐसे था, इसको मैंने ऐसे कर दिया आपको दिखाने के लिए, है ना, वो दिखेगा नहीं इसलिए, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे टेबल बना के बताऊं, थोड़ा सा आइडिया दूं आपको, एक इस तरीके से आइडिया दूं, ठीक है। तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, सेंटर होगा, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा एम मास का, ठीक है, और ये इस तरीके से चल रहा होगा। तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, है ना बेटा। तो ऐसे कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, तो टेंशन नहीं लेना, हॉरिजॉन्टली है, ये रहा, मैं लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल है। अब जरा ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल को जरा देखने की कोशिश करें। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया ए इनिशियल, और बी मैंने ये ले लिया फाइनल। यहां पर वेलोसिटी भी इस तरीके से होगी, और यहां पर वेलोसिटी भी इस तरीके से होगी। तो देख रहे हो आप, मैग्नीट्यूड सेम है वी, पर डायरेक्शन चेंज है। और डायरेक्शन अगर चेंज है तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि भैया जब डायरेक्शन चेंज है तो उसका एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं अपन लोग। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस, तो ये आई, ये जे, आई और जे। एक मिनट रुकना बेटा, आई और जे। तो मैं आपसे कहूं कि वी इनिशियल बताओ,
क्या लिखोगे? वी इनिशियल, वी आई कैप। मैं बोलूं वी फाइनल बताओ, क्या लिखोगे? वी जे कैप। अब मैं बोलूं आपसे, क्या बोलूं कि डेल्टा वी निकालो, क्या लिखोगे? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो क्या आएगा? वी जे माइनस वी आई। ठीक है, तो क्या बना? वी कॉमन ले लिया, जे कैप माइनस आई कैप। तो जरा मेरे को सोच के बताओ, अगर मैं यहां पर आपको इन दोनों को यहीं दिखाऊं, इस डायग्राम में दिखाऊं, कैसे दिखाओगे आप? वी जे और वी आई, जे माइनस आई, माइनस आई किधर होगा? इधर माइनस आई होगा, और जे इधर होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो? तो ये कहां जाएगा? डेल्टा वी का चेंज ऐसे तो जाएगा, बोलो बेटा, डेल्टा वी का चेंज कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये किसको लाई कर रहा है? सेंटर को। चेंज किसकी तरफ जा रहा है? सेंटर। ठीक है ना? तो अगर मैं यहां इसको एक्स और वाई मान लूं, तो ये चेंज कहां आ रहा है? सेंटर की तरफ। इस तरीके से चेंज आ रहा है। ठीक है ना? तो इसका लोकेशन इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, यहां के हिसाब से बात करूं चेंज की, यहां के हिसाब से बात करूं चेंज की, तो ये इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, तो इसका चेंज कहां जा रहा है? ऐसे। दिस इज अ डेल वी वेक्टर। बोलिए बेटा, है ना? तो इसको देखो ना, आगे बढ़ाओ, इस लाइन के अलोंग ही तो है। आगे समझ के नहीं आया? और इसी के, अगर ये चेंज इसके अलोंग जा रहा है, ये चेंज इसके अलोंग जा रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इसी के अलोंग आ रहा होगा। एक्सेलरेशन अभी बताया, एक्सेलरेशन भी इसी के अलोंग आ रहा होगा। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसे नया नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, जो प्रोवाइड करेगा सेंटर की तरफ एसी। ठीक है, तो एसी जो होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, वो आता है वी स्क्वायर बाय आर। है ना? ये प्रूव करेंगे हम लोग आफ्टर सम टाइम, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो वी क्या है? वी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और इसी को क्या बोल सकते हो? स्पीड। है ना? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, सर्कल। और आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। इसको और डीपली पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना? लेकिन अभी मैंने इसलिए बता दिया, कुछ आता है कभी तो अपन लगा लेंगे। तो क्या देखने को मिला कि अगर ये मास यहां होता, तो इस पर क्या लगता? इधर। ये यहां है तो यहां लगेगा, यहां होता तो यहां लगता, यहां होता तो यहां लगता। तो सेंटर की तरफ हमेशा क्या रहेगा? लोकेट रहेगा उसका चेंज। तो ये मैंने एक ऑप्शन लिया है बस, ओनली। तो कोई भी ऑप्शन आप लोगे तो हमेशा सेंटर की तरफ ही लाई करेगा। तो ओनली डायरेक्शन चेंज होगा तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा। ठीक है ना? बिल्कुल सर, समझ आ गया है। अगर ये समझ आ गया है तो केस थर्ड पे चलते हैं, और केस थर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूं सेकंड केस, फर्स्ट केस दोनों समझ में आए हैं। केस थर्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? केस थर्ड की। तो केस थर्ड पे चलते हैं बेटा। अरे क्वेश्चन आ गया, तो इसी को कॉपी कर लें क्या? एक पेज ले लेना, कॉपी नहीं कर रहे हैं। कर लो यार कॉपी। मैं पेज ले लूँ, कॉपी कर लूँ? उधर पहले जगह है नहीं, है ना? चलो एक केस और समझ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं पेज को। इसको थोड़ा और ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा कम दिखाई देगा आपको वरना तो। ठीक है, तो केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड, बोथ मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन विल बी चेंज। देन क्या डिस्कशन है, देखते हैं क्या डिस्कशन है। अब आपको पता ये कब होगा, ये आपके दो जगह होने वाला है आपकी जिंदगी में, प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहां कहां होगा, प्रोजेक्टाइल और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी को हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी कहेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन भी कहेंगे, ठीक है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी कहेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन को जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, कैसा होगा वो, कैसा होगा। अच्छा एक चीज और आपने देखी, क्या देखी, आपने क्या देखा, आपने यही तो देखा, यहां V और A का डायरेक्शन या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो क्या देखने को मिला कि रेक्टिलिनियर मोशन में, चलो मैं फाइनल रिजल्ट में लिख दूंगा है ना, V और A का, और यहाँ पर 90 डिग्री देखने को मिला आपको, हमेशा 90 डिग्री रहेगा, देखो ना है ना, ये V है मान लो, तो यहाँ से एंगल कितना रहेगा, ये 90 डिग्री, यहाँ भी ऐसे होगा तो एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान, अभी मैं लिख दूंगा है ना, कंक्लूजन लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं। यहाँ आ जाओ, प्रोजेक्टाइल मोशन देखें, आपने मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंका, थ्रो किया, ये आपको सब पता है इसलिए मैं इतनी बातें कर पा रहा हूँ, वरना तो वैसी क्लास तो ना चल रही है जैसा आप सोच रहे हो, वो तो फिर रेगुलर एक एक घंटे क्लास होगी यार। और ये आपका कौन लग रहा है, एक्सेलरेशन लगता है। तो इस पॉइंट पर कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है। अगले पॉइंट पर क्या होने वाला है आपको पता है, कैसे उड़ता है, सर मुझे सब पता ही, ऐसे उड़ेगा, बिल्कुल ऐसे उड़ेगा, कोई दोहराई नहीं है, ये ऐसे नहीं उड़े, ऐसे उड़ेगा सर ये। आप जरा ध्यान से देखना जरा, अगले पॉइंट पर क्या ये V रहेगा, नहीं सर ये V डैश हो जाएगा। और आप देख पा रहे हो कि एंगल अभी कितना था, 90 से बड़ा है ना, थीटा 90 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन 90 नहीं लिखते, थीटा 1, और यहाँ एंगल क्या है, क्या वही है, थीटा 2 है, एंगल ही बदल रहा है, ठीक है ना। अगले केस में V डबल डैश, अभी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, साफ साफ दिख रहा है। अगले केस में V ट्रिपल डैश, अभी एंगल कितना हो गया थीटा 3। तो आप क्या देख पा रहे हो, बार बार इन दिस केस मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, क्लियर है ना। जब हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो हम उसको कैसे एनालिसिस करेंगे, क्यों हो रहा है मैग्नीट्यूड चेंज, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है वो इसके साथ एंगल बना रहा है, एंगल बदल रहा है बार बार। तो बार बार एंगल बदलने से क्या हो रहा है कि इसका जो इसके अलोंग कंपोनेंट जाएगा, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो इसके कंपोनेंट लेने की बात करूं इस डायरेक्शन में, ध्यान रखना, इधर इधर समझना अच्छे से। अगर आप थोड़ा सा डीपली फिजिक्स को चाह रहे हो तो जरा ध्यान से देखें, है ना, आपका मन है कि फिजिक्स चल कैसे रही है ना। तो देखो मैंने ये एक एक्सिस ले लिया और एक एक्सिस से अलोंग लूंगा, तो क्या देखने को मिला कि इसका कंपोनेंट, मान लो ये एंगल यहां से कुछ ना कुछ अल्फा है, तो इस ए का एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बोलिए। ए मान लो ये वाई एक्सिस है, तो ए वाई, एक कंपोनेंट इधर जा रहा है और एक कंपोनेंट इधर जा रहा है ए एक्स। तो ये जो कंपोनेंट है इस एक्सेलरेशन का, उसका एक इंपैक्ट ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर वी के, और एक बी के एंटी पैरेलल जा रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन भी के एंटी पैरेलल लगा है तो इसको क्या करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को डिक्रीज, इसलिए इसकी वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक डिक्रीज हो रही है, आगे समझ, तो यहां से लेके यहां तक इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी।
मतलब इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां से लेके यहां तक डिग्री होगा। और जो 90 वाला है जो v के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये देखो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है, कर्व बनाने की कोशिश कर रहा है। आ गया समझ के नहीं आया? अब इन दिस केस देखो, यहां की बात करूं, जरा देखना, यहां इस जगह मैंने मान लो इस तरीके से ले लिया और ये इस तरीके से ले लिया, तो यहां से मान लो ये एंगल जो है ये अल्फा डैश है, उसी से लिया ना, वर्टिकल से, वर्टिकल से, ठीक है। तो इसका ये कंपोनेंट कैसे जाएगा, यहाँ ए वाई, और ये कंपोनेंट किधर जा रहा है, ए एक्स। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो कंपोनेंट है वो बी का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहां से यहां तक इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है ना? तो एक्चुअली में जब जब आपका जो एक्सेलरेशन है, आपका जो मतलब वेलोसिटी को कम ज्यादा करने वाला जो फैक्टर है वो है एक्सेलरेशन, वो अगर वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल आ रहा है तो मैग्नीट्यूड चेंज करता है, और उसके 90 आ रहा है तो क्या चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो इसका एक कंपोनेंट डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और एक कंपोनेंट इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, इसलिए यहां पर जो एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड कर रहा है उसको दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। सेम नॉन यूनिफॉर्म में होगा, सेम किस में होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सेम कहानी होगी। ठीक है ना? क्या कहानी होगी कि यहां पर मान लो पार्टिकल है, यहां पर मान लो पार्टिकल, ठीक है, फिर यहां पर मान लो पार्टिकल है, अरे अरे, है ना, यहां पर मान लो पार्टिकल है, तो यहां पर जो इसकी स्पीड होगी वो मान ली v1 है और यहां पर जो स्पीड होगी v2 है। तो देखो यहां स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा, यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा उसका एक पार्ट है ना, इसे टेंजेंशियल बोल देते हैं और इसे सेंट्रीपिटल बोल देते हैं, एसी। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन आएगा यहां पर, ठीक है ना। तो एक एटी और एक एसी, जो कि सेंटर की तरफ जो लग रहा है वो इसको डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगा, और जो एटी लग रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम देंगे उसे आर अल्फा से निकालेंगे। सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा, क्योंकि आपको और क्वांटिटी नहीं पता है सर्कुलर की, इसलिए दिक्कत आएगी, है ना, यहां पर समझाने में। बट अभी इतना समझ लो कि जब जब एक्सेलरेशन के कंपोनेंट होंगे, है ना, जिसके कारण एक कंपोनेंट हमेशा वेलोसिटी के अलोंग जाएगा और एक कंपोनेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना वो कैसा है, या तो प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाएगा। ठीक है ना? तो अभी हम कंक्लूजन, अगर हम बात करें, कंक्लूड करें, इफ कंक्लूड करें, क्या कंक्लूड करें, इफ ए वेक्टर, इफ ऐसे करते हैं, इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना, तो थीटा इक्वल टू 0 और 180, तो कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, आगे समझ। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सर्कुलर मोशन, है ना, ओनली डायरेक्शन चेंज, ठीक है। और थीटा इक्वल टू नॉट 0, नॉट 180, नॉट 90, तो कौन से मोशन, प्रोजेक्टाइल एंड, अच्छा सर्कुलर में कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर, है ना, यूनिफॉर्म, ठीक है, प्रोजेक्टाइल, बोथ चेंज, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा आपके, है ना। तो ये थी थ्योरी, पूरी कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने यहां पे पढ़ा दिए। अब इनको बड़े लेवल पे देखना बचा है, ठीक है, और ऐसे ही मैं प्रूव करूंगा सारी चीजें, ये ध्यान रखना। अब न्यूमेरिकल्स बचे हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक क्लास और मैंने तुम्हें बताया कि हर उसके टॉपिक के लिए 3 पार्ट में मैं उसको खत्म करता हूं।
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 3 में ऊपर न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, सारे जितने भी 10-12 न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, तो हम उनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है अच्छे से। एक्सेलरेशन अगर मैं उसमें करता तो 2-2.5 घंटे का वीडियो बनता, अभी भी देखो आप 1 घंटे का वीडियो आराम से हो गया है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बेटा आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है, तो पार्ट 3 उसका आ जाएगा।